वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 का एक सब चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये अपना चैप्टर नंबर 8 का पार्ट है। चैप्टर नंबर 8 अपना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आप लोग जानते होंगे, आप लोग के बुक में दिया गया है। और इसमें टोटल 6 पार्ट है। पहला पीरियोडिक टेबल है, उसके बाद आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद मेटलर्जी, फिर लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो हम लोग इस चैप्टर को अभी स्टार्ट करने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल को। तो इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे, इसका कंटेंट देख लेते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, position of hydrogen in periodic table, names of some transionic elements and periodicity properties of elements। इन सभी को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन को समझना होगा। और सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल को बनाया क्यों गया था। जब तक हम लोग इस चीज़ को ना समझें कि पीरियोडिक टेबल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बनाया गया था, तब तक पीरियोडिक टेबल पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब। लगभग 19th सेंचुरी में उस समय पे लगभग 70 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उस टाइम तक। अब 17 एलिमेंट्स के अपने अलग अलग प्रॉपर्टी था। सबका डेंसिटी का वैल्यू कुछ अलग होगा, एटॉमिक रेडियस कुछ अलग होगा, उसका वॉल्यूम अलग होगा, मास अलग होगा। तो सबका अपना अपना एक प्रॉपर्टी है, सबका अपना अपना एक एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है। इन सभी चीज़ों को याद करके रख पाना बहुत मुश्किल पड़ जाता था सभी के लिए। तो अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ याद करने के लिए, फॉर एग्जांपल यदि कोई बच्चा ट्रू फॉल्स याद, हम लोग भी बचपन में कर चुके हैं ये सब, आपने भी किया होगा कि बचपन में हम लोग ट्रू फॉल्स याद करते समय हम लोग क्या करते थे, पहले काउंट कर लेते थे कि ट्रू कितना है और फॉल्स कितना है। ट्रू कम है तो उसको याद कर लिया, बाकी फॉल्स होगा ये तो हम लोग को पता ही होता था। तो उसी तरह से सब अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरह का कंसेप्ट लेके आना शुरू किया। अलग अलग साइंटिस्ट अपना अपना तरीका लाने का कोशिश किया कि इस चीज़ को कैसे याद किया जाए। 70 एलिमेंट्स का, अब एक एक एलिमेंट्स का कम से कम 15-20 प्रॉपर्टीज़ है, तो कैसे याद करके रख पाए हम इन सभी को। तो सबसे पहले कुछ कैटेगरी बनाया गया, जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड। मेटल्स के अंदर आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम, सिल्वर, गोल्ड ये सब आ गए। नॉन मेटल्स के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, सल्फर आ गए। यानी कि जितना भी मेटल्स है उन सभी का प्रॉपर्टी लगभग मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, हम सारा 100% नहीं कह सकते हैं। यदि 100% होगा तो फिर आयरन को हम अलग नाम से क्यों जानेंगे, एल्युमिनियम ही क्यों कहेंगे फिर, है ना। तो ये जो आयरन है ये अपना एक उसका अलग प्रॉपर्टी होगा, एल्युमिनियम जो है उसका एक अपना अलग प्रॉपर्टी होगा। कुछ कुछ प्रॉपर्टी मिलता जुलता होगा, जैसे कि आयरन से हम लोग लोहा का बर्तन भी होता है, लोहा का बहुत कुछ होता है, बहुत सारा सामान आता है। और एल्युमिनियम का भी होता है बर्तन, एल्युमिनियम का भी बहुत कुछ ऐसा सामान था, कॉमन चीज़ होता है दोनों के बीच में। तो कह सकते हैं हम लोग, जैसे सिल्वर और गोल्ड है तो उसका कह सकते हैं गहना बनाने के काम में आता है। तो और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है जो मैच होता है। मैं जस्ट यहाँ पे एक कॉमन सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद आता है नॉन मेटल्स, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैसेज में आ जाता है। ठीक है, तो ये सबको भी एक छोटा सा कैटेगरी बनाया गया। उसके बाद मेटालॉइड्स को बनाया गया, जैसे बोरॉन हुआ, सिलिकॉन हुआ, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम। तो ये सबको एक एक छोटा छोटा कैटेगरी में डाला गया कि इससे एक हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि यदि ये मेटल है तो ये इसका ये यूज़ हो सकता है, इसका ये प्रॉपर्टी हो सकता है। उसी तरह से ये यदि नॉन मेटल्स है तो इसका ये यूज़ होगा, ये प्रॉपर्टी होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले में। लगभग 1817 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे, डॉबनियर करके उनका नाम था। ठीक है, उन्होंने एक इसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स वगैरह को लेके उन्होंने कुछ अरेंजमेंट बनाया था कुछ एलिमेंट्स को लेके। और उन्होंने क्या किया कि कुछ याद करके रखने का एक अपना तरीका बना लिया, उन्हीं को एक लॉ का नाम दे दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं डॉबनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट ऑफ ट्राइड वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ दोस अदर टू एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम पीरियोडिक टेबल में पर्टिकुलर कोई भी 3 एलिमेंट को लेके आते हैं, वो उन्होंने कुछ कुछ ट्राइड्स बनाया था, कुछ कुछ क्या कह सकते हैं ग्रुप बनाया था छोटा सा, तीन एलिमेंट्स को लेके। उन 3 एलिमेंट्स में से
यदि हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो पहला और तीसरा होगा उन दोनों को ऐड करके उसका अरिथमेटिक मीन निकालना, यानी 2 से डिवाइड करना है और उसके बाद बीच वाला जो एलिमेंट होगा उसके बराबर उसका वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है लिथियम, Li लिथियम, Na सोडियम, K से पोटेशियम। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब यदि आप नीचे में देखो मैंने दिखाया है एटॉमिक वेट ऑफ Na सोडियम इज एवरेज ऑफ Li एंड K, इट मीन्स लिथियम एंड पोटेशियम 7 + 39/2, इट मीन्स इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 46 को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 23 आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं Na का एटॉमिक वेट भी 23 ही है। तो यहाँ से इन्होंने कुछ 5-6 पेयर ऐसा कुछ बनाया था, 5-6 ट्राइड्स बनाया था इन्होंने कुछ इस तरह का, लेकिन ये एक लिमिटेशन था इनके पास। लिमिटेशन यही था क्योंकि इन्होंने सिर्फ 5-6 ट्राइड्स बनाया था, तो टोटल 70 एलिमेंट्स का कोई डिस्कवरी, मतलब जितना डिस्कवर्ड हो चुका था लगभग 70 के आसपास, तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दे पाया। सिर्फ इन्होंने कुछ ट्राइड्स अपने हिसाब से बना के दे दिया कि हाँ हम लोग एटॉमिक वेट को यदि ऐसे अरेंज करते हैं तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं इसको, इस तरह से हम लोग इसको समझ के रख सकते हैं कि हाँ इसका प्रॉपर्टी मैच होता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब आते हैं न्यूलैंड, इनका भी अपना एक कंट्रीब्यूशन था इसके अंदर में। इन्होंने भी कुछ अपना एक लॉ दिया था जिससे हम लोग सिस्टमैटिक वे में एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी को याद करके रख पाए, और इनका लॉ का नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ कुछ इस तरह से है, एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब यह होता है कि एटॉमिक मास को एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के हिसाब से यदि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हर एक 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच करने वाला है। इन्होंने म्यूजिक का जो 8 नोट होता है सा रे गा मा पा धा नि सा, इनसे भी इन्होंने कंपेयर किया था। हम लोग नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलम है जिसके अंदर में कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे गए हैं और उसके ऊपर में लिखा गया है सा रे गा मा पा धा नि सा। सो हम लोग देख रहे हैं कि पहला सा और उसके बाद में लास्ट वाला सा ये मैच कर रहा है ट्यूनिंग में, और इसी तरह से उसके नीचे जो एलिमेंट रखा गया है Li और सोडियम, Na मतलब लिथियम एंड सोडियम, इसका भी प्रॉपर्टी मैच करता है, इसलिए वहां पे ग्रीन कलर में भी दिखाया गया है कि प्रॉपर्टी यहाँ मैच होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेंडलिफ। मेंडलिफ ने भी अपना एक लॉ दिया था, इनका भी अपना एक कंट्रीब्यूशन था, और इनका लॉ कुछ इस तरह से था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब यह होता है कि जितना भी एलिमेंट्स है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, और पीरियोडिक फंक्शन इसका मतलब यह होता है कि जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले लॉ में देखे थे, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, यानी कि हर 8वां एलिमेंट के साथ में प्रॉपर्टी मैच हो रहा था पहले वाले का। ठीक है, इसका मतलब क्या कि हर एक इंटरवल के बाद सेम चीज फिर से आ रहा है। तो पीरियोडिक वर्ड का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद फिर से उसी चीज का होना, फिर से उसी तरह के प्रॉपर्टीज का आना, मैच करना, इसी को हम लोग यहाँ पे पीरियोडिक कह रहे हैं। ठीक है, तो इनका लॉ भी कुछ इस तरह से ही था कि किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। यदि हम लोग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते हैं तो इस तरह का पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखने मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने इससे रिलेटेड एक पीरियोडिक टेबल भी बना के दिया था जिसका नाम था मेंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग इसमें देखते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ ग्रुप दिया गया है, कुछ पीरियड्स दिया गया है, उसके बारे में हम लोग को जानना है कि ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं पीरियड का डेफिनेशन। तो द हॉराइजेंटल रो ऑफ टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, यानी कि जितना भी हॉराइजेंटल रो दिख रहा था आप लोगों को इस पिक्चर के अंदर में, आप लोग फिर से देख सकते हो, उस रो को हम लोग कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, जितना भी वर्टिकल ग्रुप आप लोग को दिख रहा होगा, वर्टिकल कॉलम जितना भी इसके अंदर दिख रहा था, उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आता है इसका एग्जाम में कि व्हाट आर ग्रुप्स और पीरियड्स। सो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। हालांकि मैं इसका एक लास्ट में इसके ये जो फाइल है ये मैं लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या यदि वहाँ से ही डाउनलोड करना चाहते हो तो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट फाइल में रहना ज़्यादा बेटर होगा। अब बाकी आपके ऊपर में है।
ठीक है। सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड कहते हैं, वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप कहते हैं। और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स थे और टोटल 9 ग्रुप्स थे, ठीक है। इतना ही सवाल आपके आता है एग्जाम में पीरियड और ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है। हालांकि यहाँ पे और भी कुछ है कि कौन कौन सा ग्रुप का क्या क्या नाम है, कौन कौन सा पीरियड का क्या क्या नाम है, ये हम लोग आगे करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था उसका क्या कमी रह गया था, क्या ड्रॉबैक्स रह गया था कि नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था। तो यहाँ पे लगभग 4 ड्रॉबैक्स है। पहला है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। Hydrogen is placed in group 1A, however it resembles the element of group 1A alkali metals as well as the elements of group 7A halogens. Therefore the position of hydrogen in periodic table is not correctly defined. इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन था वो ग्रुप 1A में बैठाया गया था, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी था वो ग्रुप 1A और साथ ही साथ ग्रुप 7A के साथ भी मैच करता था। मेंडलीफ ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उन्होंने ग्रुप इसी रीज़न से बना के रखा था कि एक ग्रुप के अंदर में जितना भी एलिमेंट्स लाई करेगा, यानी कि जितना भी एलिमेंट्स एक ग्रुप के अंदर में होगा उन सभी का प्रॉपर्टी लगभग मैच करता था, सिमिलर प्रॉपर्टीज होता था। यानी इसलिए ऐसा किया गया था कि यदि हम लोग एक ग्रुप का प्रॉपर्टी को थोड़ा सा याद कर लेते हैं तो इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसके बाद वाला एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ग्रुप बनाया, लेकिन उनका जो हाइड्रोजन का पोजीशन उन्होंने ठीक से बैठाया नहीं था। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया कि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी था वो ग्रुप 1 के साथ भी मैच करता था और ग्रुप 7A के साथ भी मैच करता था। तो किस पोजीशन पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, इसका लेके एक प्रॉब्लम रह गया था उनके पीरियोडिक टेबल के अंदर में, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा नंबर में एनोमोलस पेयर्स। In certain pair of elements, the increasing order of atomic masses was not obeyed. In these cases, Mendeleev placed elements according to similarities in their properties and not in the increasing order of their atomic masses. For example, argon is placed before potassium. Similarly, cobalt is placed before nickel and tellurium is placed before iodine. Their positions were not justified. कुछ ऐसा पेयर्स रह गया था इसके अंदर में। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ दूसरा नंबर का, मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर में उन्होंने खुद अपना जो लॉ बनाया था उसको फॉलो नहीं किया था। उन्होंने क्या लॉ बनाया था कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है, तभी पीरियोडिक लॉ कहलाएगा, मतलब मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ कहलाएगा। लेकिन उन्होंने खुद कुछ जगह पे ऐसा नहीं किया है, कुछ जगह पे उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नहीं सजा के प्रॉपर्टीज का सिमिलैरिटीज को देखते हुए सजा दिया। फॉर एग्जाम्पल आर्गॉन जो है वो पोटेशियम से ज़्यादा है उसका एटॉमिक मास, लेकिन आर्गॉन को पहले बैठा दिया गया। आर्गॉन का क्या है कि एटॉमिक मास ज़्यादा है तो पोटेशियम के बाद ही आना चाहिए था, लेकिन उसको पोटेशियम से पहले बैठा दिया गया। इसी तरह से कोबाल्ट के साथ भी ऐसा किया गया कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास था वो निकेल से ज़्यादा था, जिसको बाद में जाना चाहिए था, कोबाल्ट भी यहाँ पे पहले आ चुका है। इसी तरह से टेलुरियम और आयोडीन के साथ भी हुआ था। इनका पोजीशन जो था, ये 6 एलिमेंट्स का पोजीशन जस्टिफाई किया गया नहीं था, इसके लिए कोई पर्टिकुलर रीजन उन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। तो ये इनके एक ड्रॉबैक में आ गया। अब आता है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। Isotopes are the atoms of same element having different masses but same atomic number. Therefore, according to Mendeleev's classification, these should be placed at different places depending upon the atomic masses. For example, isotope of hydrogen with atomic masses 1, 2, 3 should be placed at 3 places. However, isotopes have not been given separate places in the periodic table. मेंडलीफ के टाइम पे आइसोटोप का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई भी आइसोटोप से रिलेटेड बात नहीं किया था। लेकिन कुछ समय के बाद जब आइसोटोप्स का डिस्कवरी हुआ तो आइसोटोप के बारे में पता चला। आइसोटोप्स क्या होता है? ऐसा एटम जिसका एटॉमिक मासेस अलग अलग होगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मासेस अलग अलग होगा। इससे एक इनके लॉ में एक कोलैप्स आ गया। कोलैप्स क्या आ गया? यदि सेम एटॉमिक नंबर वाला का अलग अलग एटॉमिक मासेस होता है तो उसका पोजीशन हम लोग कैसे पुट कर पाएंगे, है ना। यदि हीलियम का, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 2, ठीक है, और हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, उसका भी क्या कहते हैं कि एटॉमिक मास 2 होता है। तो हम उस जगह पे हीलियम को पुट करें या हाइड्रोजन का उस आइसोटोप को पुट करें, तो ये एक कोलैप्स वहां पे हो गया। जैसे ही आइसोटोप का डिस्कवरी हुआ तो आइसोटोप का पोजीशन का लेके भी एक ड्रॉबैक बन के तैयार हो गया। इसके बाद हम लोग 4 नंबर को पढ़ते हैं। सम
सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर में ये कहा था कि मैं जितना भी ग्रुप बनाऊंगा उसके अंदर में जो भी एलिमेंट्स को मैं रखूंगा उसका प्रॉपर्टी सिमिलर रखूंगा मैं, लेकिन उन्होंने खुद ऐसा गलत कर दिया कि कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने ऐसा रखा कि जिसका प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रहा है वो एक ग्रुप में है और जिसका प्रॉपर्टी मैच हो रहा है वो अलग अलग ग्रुप में है। पढ़ते हैं इसमें। इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल सम सिमिलर एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप्स while some dissimilar element had been placed have been grouped together. For example, copper and mercury resembled in their properties but they had been placed in different groups at the same time. The group of 1a such as lithium, sodium and potassium were grouped with copper, silver, gold though their properties are quite different. इन्होंने क्या किया कि कॉपर और मर्क्यूरी का जिसका प्रॉपर्टी मैच होता था ये अलग अलग ग्रुप के अंदर में इन्होंने रख दिया, ठीक है। उसी के साथ उसी समय पे उन्होंने क्या किया कि ग्रुप 1 में जो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम इसका प्रॉपर्टी मैच नहीं होता था किसके साथ में, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये तीन यानी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन तीनों से कोई भी तरह का कनेक्शन नहीं था, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक ही ग्रुप के अंदर में डाल दिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। आगे का जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आपका ये होमवर्क रहेगा कि मैंने जितना भी अभी ये चीज़ करवाया है उसका आप लोग एक नोट्स रेडी करो, ठीक है, और उसको रिवाइज करो। यदि कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से या मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर में, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर में। और यदि कोई भी लाइव क्लासेस करना चाहता हो, मतलब सेंटर पे आके पढ़ना चाहता हो, तो मेरा सेंटर गिरीश पार्क में है, ठीक है। आप लोग कांटेक्ट करके यहाँ पे यदि नियर बाय एरिया में रहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रहा है तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट।